Hello guys, this is Suraj Kashyap and today we are going to start the Indus Valley Civilization of our ancient history series. So, इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए आप सबको सबसे पहले इस जो मैं आपको बताऊंगा उसे विजुअलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं आपको हालांकि इसमें फोटोज वगैरह भी अपने नोट्स में इंक्लूड करके दिखाऊंगा बट अगर आप इसको विजुअलाइज करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि ये हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। तो उस चीज़ को कैसे भी किसी भी तरीके से डिपिक्ट करना पिक्चर्स के द्वारा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप आप विजुअलाइज करके आप इसको अच्छे से ज़्यादा डिपिक्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोच के देखिए, आज से 4,500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी छोटे बड़े ट्राइबल सेटलमेंट्स में बटे हुए थे, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो कि न सिर्फ लैंड थी बल्कि रिमार्केबली एडवांस्ड भी थी। हड़प्पन जो कि ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था जो कि आज की मॉडर्न सिटीज को भी शर्मिंदा कर दे। खासकर हमारे नेशनल कैपिटल जो रीजन है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैं उसी रीजन में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और जिनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम हुआ करता था, जब बाकी दुनिया बार्टर सिस्टम यूज कर रही थी, लेन देन का सिस्टम यूज कर रही थी, तब उनके पास वेट्स हुआ करते थे, मेजरमेंट जो कि स्पेसिफिक चीज को वेट करके बता सकते थे। और जिनकी अर्बन प्लानिंग और प्रिसीजन इतनी थी कि आज के इंजीनियर्स की ब्लूप्रिंट देखकर दंग रह जाते हैं कि हाउ डिड दे मैनेज इन दैट पीरियड टू बिल्ड सच थिंग्स। और इतनी सारी एडवांसमेंट होने के बाद भी इतनी अर्ली स्टेज में भी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में एक रहस्य की तरह गूंजती है कि हाउ इट डिसअपियर्स एंड डिक्लाइन। तो चलिए आज हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे नहीं बल्कि इसे विजुअलाइज करेंगे। हम चलेंगे उनके शहरों की गलियों में, मोहनजोदारो की वेल अलाइंड स्ट्रीट्स में, हड़प्पा के ग्रैनरीज में, धोलावीरा के रिजर्वॉयर्स में और लोथल के डॉकयार्ड्स में। सो गाइस, वेलकम टू द जर्नी वेयर हिस्ट्री मीट मिस्ट्री, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइए अब डीप डाइव करते हैं इस सिविलाइजेशन में और सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन या ओरिजिन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स के अराउंड ओरिजिनेट हुई थी। ये कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी ये सिविलाइजेशन। और इसकी जो डेटिंग है वो 3300 बीसी से 1300 बीसी तक मार्क की जाती है। और इसका जो पीक अर्बन फेज था वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन फेज भी कहते हैं इस साइड का, और जिसे गोल्डन एज ऑफ हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अब तक 1400 से ज़्यादा साइट्स पूरे एरिया में मिली हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया को मिला के। उसमें से 90% जो है वो केवल और केवल इंडिया में है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये इस मिथ को बस्ट करता है कि जो हड़प्पा था वो ओनली एंड ओनली पाकिस्तान में है। और रिसेंट इंसाइट्स के मुताबिक रिसेंट जो स्टडीज हुई हैं उसके मुताबिक राखीगढ़ी के डीएनए स्टडीज ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये सिविलाइजेशन अपने रीजन की इंडिजीनियस थी, यानी कि ये यहाँ के जो लोग थे वो यहीं के थे, वो कहीं से माइग्रेट होके नहीं आए थे। और ये जो चीज है, ये जो थ्योरी है और ये जो स्टडी है वो कम्प्लीटली बस्ट कर देती है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को, जो कि कहती है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो या तो सुमेर से या फिर आर्यन माइग्रेट करके सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आके बसे थे। अब आइए गाइस इसके फेसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक ही दिन में नहीं बनी थी, यह 4 फेसेस में डेवलप हुई थी, जो कि हैं प्री हड़प्पा पीरियड, अर्ली हड़प्पा पीरियड, मैच्योर हड़प्पा पीरियड एंड लेट हड़प्पन पीरियड। ये 4 फेजेस में ये सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी। और मैंने कुछ निमोनिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, PEML, पैमल, जिसे आप
यूज़ कर सकते हैं इसके फेज डिवाइड करने के लिए, प्री, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा पीरियड के लिए। प्री हड़प्पा पीरियड में मेहरगढ़ जैसी साइट्स आती हैं जिसमें कच्चे घर, मड हाउसेस और रेड ब्लैक पोर्टली हमें देखने को मिलती है, और इसी में इसी के साथ हमें गेहूं, जौ और यह वो फर्स्ट टाइम खेती देखने को हमें मिलती है, और डोमेस्टिकेशन भी इसी के साथ शुरू हो गया था। और अर्ली हड़प्पा फेजेस में हमें फोर्टिफाइड टाउन्स देखने को मिलते हैं, प्लग्ड फील्ड्स देखने को मिलते हैं, काली बंगन में हल के निशान मिलते हैं हमें, और उसी के साथ पेंटेड पॉटरी देखने को मिलती है, और मेटलर्जी की शुरुआत भी हमें देखने को मिलती है। और एक्सटर्नल ट्रेड था जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ, वो भी उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब इसका जो नेक्स्ट फेज था वो था मैच्योर हड़प्पा फेज, जिसमें पीक अर्बनाइजेशन हुई थी, जिसमें आते हैं पीक अर्बनाइजेशन हुई थी खासकर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ढोलावीरा जैसे शहरों में। इसमें हम ग्रिड टाउन पैटर्न देखने को मिलता है हमें, कवर्ड ड्रेन्स मिलते हैं, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, सील देखने को मिलते हैं, वेट्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जैसे मेसोपोटामिया के साथ अब वो और ज़्यादा गहरा हो चुका था और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था। सिटाडेल देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है हमें सिटीज में, अपर सिटी एंड लोअर सिटी देखने को मिलती है। देन और इसी जो मैच्योर हड़प्पा फेज है, इसी को गोल्डन एज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। देन इसका नेक्स्ट फेज है वो है लेट हड़प्पा, लेट हड़प्पन पीरियड, जो कि 1900 से 1300 बीसी तक चला, जिसमें हम अर्बन अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन देखते हैं, शहरों का पतन देखते हैं, जो रूरल शिफ्ट देखते हैं, शहर अर्बनाइजेशन से रूरल रूरल फीचर्स की तरफ देखते हैं, लोगों की शिफ्ट, और जो स्क्रिप्ट थी वो डिसअपियर हो गई थी, वहाँ की जो लिपि थी उसका पूरी तरीके से डिसअपियरेंस हो चुका था। और जो इसकी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी दिखती है हड़प्पा की, देन वो गंगेटिक बेसिन में। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा के जो बच्चे कुछ लोग थे वो शिफ्ट होके, माइग्रेट होके गंगा बेसिन की तरफ जाके उन्होंने अपने जो सेटलमेंट थे वो बनाए थे। अब आइए जरा इसके हम जोग्राफिकल एक्सटेंट पे भी नज़र डाल लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल एक्सटेंट कुछ इस प्रकार है। सोचो ये सिविलाइजेशन कैसे नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक फैली हुई थी। नॉर्थ में इसके पास था मांडा। इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, नॉर्थ में नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे नॉर्थन मोस्ट इसकी साइट है, वहाँ तक ये था। साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में हमारा पड़ता है। वेस्ट में, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, वेस्ट में ये चुक चुत्का गेंदोर, ये वेस्टर्न मोस्ट साइड थी, और ईस्टर्न मोस्ट हमारी जो साइड थी वो यहाँ पे आलमगीर थी। सॉरी इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा लफड़ा हो गया। हाँ हाँ ठीक है। तो हमारी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नॉर्थन मोस्ट जो हमारी साइड थी वो थी मांडा, जो सदर्न मोस्ट साइड थी वो दैमाबाद थी, वेस्टर्न मोस्ट जो थी वो सुत्ता गेंदौर थी, और जो ईस्टर्न मोस्ट साइड थी वो हमारी आलमगीरपुर थी, और जो इसकी सेंट्रल साइड थी वो थी राखीगढ़ी। ओके। और जो कोस्टल साइड थी वो थी लोथल, कोस्टल हब बोल सकते हैं, वो हमारा लोथल था। अब जरा नोट्स पे देख लेते हैं। तो सेम, नॉर्थन मोस्ट हमारा मंडा जम्मू कश्मीर में था, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र, वेस्ट में सुक्का गेंदौर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर आज के बलूचिस्तान में पड़ती हुई साइड, देन ईस्ट में आलमगीरपुर, सेंट्रल में राखीगढ़ी, ये ओल्डेस्ट, ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की आज तक की। कोस्टल में लोथल जो कि डॉकयार्ड हुआ करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ये इसके जो कोर एरियाज थे वो आज के पंजाब, सिंध, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान एरियाज में फैले हुए थे, राजस्थान में थे। और जो की रिवर्स थी, रिवर्स ये जो ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा, ये सारी सिविलाइजेशन जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सारी नदियों के किनारे बसी हुई है। जैसे यहाँ पे ये मोहनजोदाड़ो इंडस के किनारे, मोहनजोदाड़ो इंडस के किनारे, ये
हड़प्पा, रावी के किनारे, मंडा चेनाब के किनारे। तो इस वजह से इसको रिवराइन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, जो कि नदियों के आसपास डेवलप हुई थी। तो देख लेते हैं, इंडस जो थी, मोहनजोदाड़ो इंडस के आसपास डेवलप हुआ था, हड़प्पा रावी के, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी घाघरा हाकर रिवर के आसपास, रोपर सतलज के, चन्नू दारो सरस्वती रिवर के, एंड लोथल जो था वो गल्फ ऑफ कैम्बे के पास में डेवलप हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसके एक्सकवेशन के थोड़ी। आईवीसी का एक्सकवेशन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हुआ था, जब 1856 में जॉन एंड विलियम ब्रूनैंड रेलवे रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, और उनको रेलवे ट्रैक बिछाते टाइम उनको कुछ पुराने ब्रिक्स मिले थे, जो कि एक्चुअली थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुराने थे, जो कि इवेंचुअली हड़प्पा को बिलोंग्स करते थे। इनिशियली तो उन्होंने सोचा था कि ये शायद मॉडर्न पीरियड्स या फिर अशोकन काल के थे, बट ये उनकी सोच से भी पुराने निकले, जो कि आईवीसी के थे। तो फर्स्ट सील थी हड़प्पा की, वो कनिंघम को 1872 में उन्होंने डिस्कवर की थी। हड़प्पा की जो डिस्कवरी थी 1921 में, वो दयाराम सैनी जी ने की थी, और इन्हीं ने ही इस साइट का नाम हड़प्पा रखा था ओरिजिनली। और मोहनजोदाड़ो की फिर उससे अगले साल 1992 में आईडी बनर्जी एंड जॉन मार्शल द्वारा डिस्कवरी करी गई थी। इसमें जो की आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने आज तक हड़प्पा पे काम किया, वो उनके नाम हैं कुछ: एम एस वत्स, बी के थापर, एस आर राव, आर एस विस्ट। टोटल 400 से ज़्यादा साइट डिस्कवर कर ली गई हैं अभी तक हड़प्पा की, और 90% है वो मॉडर्न इंडिया में ही, आज के हमारे इंडिया में ही मिलती हैं। ओल्डेस्ट साइट जो है आईवीसी की, वो गिराना है, हरियाणा में लोकेटेड है। इसमें 7000 बीसीई तक की 7000 बीसीई पुरानी तक कल्चरल लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं। लार्जेस्ट जो साइट है वो राखीगढ़ी है, वो भी हरियाणा में है। आउटसाइड इंडिया हमें दो साइट देखने को मिलती हैं, तुत्ता गेंदोर एंड शोर्तुगाई, दोनों की दोनों अफगानिस्तान में थी, और ये ट्रेड ट्रेड पोस्ट थी, ट्रेड कॉलोनी थी हड़प्पा की अफगानिस्तान में। तो अब इसके कुछ जनरल फीचर देख लेते हैं हड़प्पा के। ये पहली जो थी अर्बन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया की। इससे पहले मेनली जो मेहरगढ़ कल्चर था वो एग्रीकल्चरल कल्चर था पूरा का पूरा। और ये पहली मल्टी एथनिक पॉपुलेशन जो थी वो होस्ट करती थी आईवीसी में, जिसमें मेनली 4 टाइप की रेसेस जो हैं उनके एविडेंस मिले अब तक, जो कि हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरेनियन, एल्पिनोइड एंड बोंगोलॉइड। इन 4 टाइप ऑफ रेसेस के एविडेंस मिले हैं हमें अभी तक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये रिवराइन सिविलाइजेशन थी, नदियों के किनारे फैली हुई सिविलाइजेशन थी। इसका एक्सटेंसिव स्प्रेड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ में मंडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुत्ता गेंदोर बलूचिस्तान में। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ वॉर, आर्मी और वेपन नहीं मिलता। यहाँ पे कोई भी युद्ध का कोई शाइन या फिर एविडेंस नहीं मिलता। ये इसको एक पीसफुल सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता है। और जो इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, वहाँ पे कई सारे गॉड्स के हमें एविडेंस मिलते हैं, बट हड़प्पा इट वाज ऑल पीसफुल शिटिंग। और जो यहाँ की सोसाइटी थी वो प्रोग्रेस करती है, जो हमने देखा 4 फेसेस में, पहले प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, देन मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा। और जो कुछ ऐसे इंडिकेटर जो इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाते थे, रूरल सिविलाइजेशन से अलग करते थे, वो थे अपनी एक खुद की स्क्रिप्ट का होना, अपनी सील का होना, सील्स का होना, ट्रेड के लिए मेजरमेंट सिस्टम का होना, चीज़ों को नापने तोलने के लिए, और प्लान सिटी स्ट्रक्चर्स का होना। तो अब आओ इसके टाउन प्लानिंग्स को देखते हैं, जो कि इसका सबसे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। जो सिटीज होती थी हड़प्पा की, मेनली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनमें देखा गया था कि यहाँ ग्रिड पैटर्न्स होते थे। स्ट्रीट जो थी वो खुद को 90 डिग्रीज एंगल पे कट करती थी, चौड़ी चौड़ी गलियां होती थी 90 डिग्रीज पे कट करती थी, और उन्हीं के आसपास में जो थे लोगों के घर और सेटलमेंट्स जो थे बने हुए होते थे। डिविजन्स होती थी सिटीज में, कईयों में 2 तरीके की डिवीजन देखने को मिली है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। कई में 3 तरीके की देखने को मिली है,
डिवीज़न जो कि ढोलावीरा है। ढोलावीरा में 3 टाइप की डिवीज़न देखने को हमको मिलती है, लेकिन बाकी सब में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन में डुअल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम था, डायरेक्ट लाइन जो ब्रे जो कवर होता था, पकी हुई ईंटों से कवर हुई इनकी नालियाँ होती थी, सोक पिट्स होते थे, कचरा फँसाने की उनमें जगह होती थी कि कचरा उससे अलग किया जा सके, इंस्पेक्शन होल होते थे चेक करने के लिए और साफ करने के लिए नालियों को। ब्रिक्स जो होती थी वो 1:2 के स्ट्रक्चर में साइज में होती थी, सिमेट्री में। स्टोन यूज किया जाता था, जो स्टोन यूज करने के एविडेंस हमें धोलावीरा में मिलते हैं इसमें। और जो धोलावीरा था उसमें 3 पार्ट ऑफ सिटी देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी बताया था। और धोलावीरा का काफ़ी एडवांस वाटर सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है बाकी इन सिटीज़ के मुकाबले। कालीबंगल में हमें काफ़ी सारे कुएं मिलते हैं और फर्स्ट ब्लॉक फील्ड देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ फायर एल्टर्स भी हमें कालीबंगल में ही देखने को मिलते हैं। देन लोथल लोथल में हमें कोई सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। ये एक इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल ट्रेड डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलती है कि पूरी की पूरी सिटी एक ही तरीके से डिज़ाइन हुई थी। यहाँ पे कोई सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। फोर्टिफिकेशन हमें ढोलावीरा लोथल में देखने को मिलता है, और इसमें एक बहुत काफ़ी हद तक ऊंची डिफेंसिव वॉल्स हमको देखने को मिलती हैं। तो इन शॉर्ट सिटीज़ में जो है वो ग्रिड पैटर्न होता था। स्टेट रोड्स राइट एंगल पे कट करते थे, हर घर से कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम होता था, और एक सिटाडेल जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इलाइट रहते थे, और वहीं से जो सिटी को जो था लोअर सिटी थी उसको गवर्न करते थे। और इतनी सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज और ग्रिड पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो थे वो हाइजीन को लेके और सिविक सेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, जो कि आज के इंडियंस की अब तक नहीं हो पाए हैं, खासकर सिविक सेंस। देन अब हम पब्लिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हमें हमें यहाँ की अलग अलग सिटीज से अलग अलग टाइप्स के पब्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, जो पॉसिबली रिचुअल बाथिंग के लिए होता था। ग्रेनरी रिमेन्स मिलते हैं जिसमें भंडार घर मिलते हैं जिसमें फूड को स्टोर किया जाता था, अनाज को। असेंबली हॉल मिलते हैं जो कि प्रॉब्ली जहाँ पे इलाइट्स या प्रीस्ट मिलते होंगे मीटिंग्स के लिए कि क्या करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को डिसाइड करते होंगे। हड़प्पा में हमें मल्टीपल ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं, और अभी तक ओवरऑल 6 देखने को हमें मिली हैं, और वर्किंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। कालीबंगन में हमको जो है 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं, पॉसिबली ये भी इनका जो था रिचुअल यूज होता था। और इसमें जो हमें साथ साथ है वेल, कुओं के और प्लग्ड जो फील्ड प्लग्ड लॉ हल्का एविडेंस भी हमें मिलता है। और धोलावीरा में इनका हमें स्टोन स्ट्रक्चर आर्टिफैक्ट हमको देखने को मिलता है। लार्ज रिजर्वोयर्स होते थे वाटर के धोलावीरा में, और इंस्क्रिप्शन बोर्ड भी हमको देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर धोलावीरा में। लोथल में हमें डॉकयार्ड्स देखने को मिलते हैं, वेयर हाउस देखने को मिलते हैं। डॉकयार्ड जहाँ पे शिप्स डॉक होती हैं आज के समय के पोर्ट्स। वेयर हाउस हमें देखने को मिलते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। कंपस जो है अर्ली कंपस वो हमें देखने को मिलते हैं सी को नेविगेट करने के लिए। और सुरकोताडा में हमें फोर्टिफाइड लेआउट देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें जो है डिस्प्यूटेड हॉर्स सीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आइए अब देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि कैसा एग्रीकल्चर था यहाँ का। एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ की इकोनॉमी का बैकबोन था। एग्रीकल्चर और ट्रेड व्हीट वाले कॉटन, और फिर ट्रेड नेटवर्क जो कि मेसोपोटामिया, ओमान, बहरान तक जाता था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और अब आइए देखते हैं जो मेन क्रॉप्स होती थी वो थी हमारी वीट, बार्ले, कॉटन, पीस, मटर, मस्टर्ड एंड सीसम। ये कुछ मेन जो थी वहाँ की फसलें हुआ करती थी। राइस का एविडेंस मिलता है हमें लोथल और रंगपुर में। और जो प्लग्ड फील्ड्स हल्का एविडेंस हमें कालीबंगन से मिलता है। जो टूल्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं वो हैं स्टोन सिकल्स, और लकड़ी का हल देखने को हमें मिलता है। और जो इरिगेशन था, जो सिंचाई व्यवस्था थी वो थी, लेकिन इतनी डेवलप नहीं थी कि कैनल इरिगेशन होती है, कैनल के जरिए इरिगेशन होती हो। इरिगेशन जो थी वो सीमित थी, और
नदियों या फिर छोटे मोटे नहरों पे डिपेंडेंट हुआ करती थी। और जो यहाँ पे पहली बार कपास की खेती हुई थी उसके लिए ग्रीक्स ने जो टर्म्स दिया था, कॉटन को यूज किया था, उसको सिंदोन कहते हैं। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। और फर्स्ट कॉटन ग्रोअर्स थे आईबीसी के पीपल्स, जिन्होंने कॉटन को उगाया था। डोमेस्टिकेशन को देख लेते हैं अब। बफेलो, ऑक्स, एलिफेंट, सीप, गोट, कैमल, ये कुछ एनिमल्स थे जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था। सुरकोतो टाडा में सुरकोतो टाडा में, मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं पता नहीं, बट सुरकोतो टाडा में हॉर्स एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमें डॉग बुरियल्स भी कई जगहों पे देखने को मिलते हैं ह्यूमंस के साथ, जो कि इंडिकेट करता है पेट कीपिंग और रिचुअल्स को। अब आइए इसकी इकोनॉमी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रेनरी इंडिकेट करती हैं हमारी सरप्लस स्टोरेज को। सरप्लस स्टोरेज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी हाई लेवल पे होता था, इसीलिए उन्हें ग्रेनरीज की ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये जो थी वो एक कंट्रोल्ड ग्रेन इकोनॉमी भी इसे हम कह सकते हैं। और इसका जो था डिस्ट्रीब्यूशन, मौसम खराब होने के टाइम पे या किसी भी और टाइम पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करके भी लोगों को दिया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी किस हद तक बढ़िया था। और हमें यहाँ पे इनलैंड और रूरल ट्रेड भी देखने को मिलता है। जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो सप्लाई किए जाते थे अर्बन सेंटर पे, रूरल रूरल एरिया से अर्बन सेंटर पे जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। अभी हम इसके बारे में देखेंगे ट्रेड वाले पार्ट में। और जो सोसाइटी थी वो मेनली मर्चेंट और आर्टिसियन ड्रिवन थी, नॉट मिलिट्री, इसलिए इसको देखा जाता है कि ये एक शांत तरीके की सोसाइटी थी, ना कि कोई वॉर या मिलिट्री वॉरफेयर में एंगेज होने वाली सोसाइटी थी, क्योंकि ये मेनली मर्चेंट्स और आर्टिसियंस द्वारा गवर्न की जाती थी। एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से जो यहाँ पे थे वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, जैसे कि मेटलर्जी में, कॉटन कॉटन में, बीड मेकिंग में, ऑर्नामेंट मेकिंग में, ऐसे प्रोफेशन भी निकल के आते हैं। तब आइए इस पे ट्रेड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का, और ओवरसीज, जिसे ओवरसीज ट्रेड भी कह सकते हैं, दोनों तरीके का ट्रेड इस सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिलता है। जो कॉपर था उसको हम राजस्थान से जो थे एक्सपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट करते थे। स्टेटाइट था उसे गुजरात से, गोल्ड जो था वो हमारे कर्नाटका से इंपोर्ट होके वहां से मंगवाया जाता था। और जो लेपिस लूजली लेपिस लूजली इसको जो थे हाँ, अफगानिस्तान से सोर्तुगुई साइड से इसका इंपोर्ट किया जाता था। और जो ओवरसीज स्टेज था वो मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया में जो आईबीसी सिविलाइजेशन है उसको मेलुआ के नाम से मेंशन किया जाता है। मेसोपोटामिया से मेलुआ तक इंपोर्ट किया जा सकता था। ओमान के साथ भी इनका ट्रेड था और बहरेन के साथ भी। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जो आईवीसी की सील्स हैं वो मेसोपोटामियन साइट्स पे मिली हैं और उनके एविडेंस, और मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट हैं वो भी मेलुहा नाम की जगह का अब ईस्ट में होने का एविडेंस देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आईवीसी सिविलाइजेशन है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, और साथ ही साथ मेसोपोटामिया के साथ उसके ट्रेड लिंकेजेस भी थे। और जो सील्स सील्स होती थी वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे यूज होती थी। साथ ही साथ ट्रेड रेगुलेशन उन पे किया जा सकता था, और पॉसिबली एमुलेट्स की तरह। एमुलेट्स वो चीज़ होती है जैसे कि कोई ताबीज़ वगैरह, जिससे हमें एहसास होता है कि हम बुरी नज़र या बैड लक से बच जाएंगे, तो उन चीज़ों के लिए यूज होती थी। जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि आपने किसी आइटम पे लिया है उसको और उस पर एक सील लगा दिया हो, और वो सील आप तभी खोल सकते हो जब आपके पास कोई परमिट है। अगर जैसे कि एक इंसान ने ये परमिट लगा के आपको सील दी है, ए ने बी को दी है,
बट बी तक पहुंचने से पहले ही अगर ये सील सी ने खोल दी है तो उसे पता चल जाएगा कि ये सील खुली हुई है, और बी ये जो है ये सामान जो है वो वापस रिटर्न कर सकता है। तो ये इनका सिस्टम था आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन अब देख लेते हैं, कोई कॉइन्स नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था मेनली, और जो स्टैंडर्ड वेट्स थे और मेजरमेंट थे उन्हें यूज किया जाता था। लोथल जो था वो मैरीटाइम हब था, जिसमें डॉकयार्ड्स थे, सील्स थी। सील ऑफ शिप हमें यहाँ पे देखने को एक ऐसी सील भी मिलती है जिसपे शिप बनी हुई है, एक ऐसी सील हमें यहाँ पे एविडेंसेस में मिली हुई है। कंपास टूल देखने को मिलता है, अर्ली कंपास टूल जिनसे मैरीटाइम लोकेशन किया जाता था। देन सुरतेगाई सुरतेगाई अफगानिस्तान में हमें हड़प्पन ट्रेड कॉलोनी देखने को मिलती है, जो लेपिस लुई जो कि एक मटेरियल होता था उसे इंपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई थी। अब इसकी टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट देख देखते हैं। यहाँ के जो लोग थे यहाँ के जो लोग थे यहाँ के जो लोग थे वो मेटलर्जी में काफ़ी माहिर थे। मेटल्स को मिक्स करने के लिए कॉपर टीन मिक्स करके इन्होंने वो ब्रॉन्ज का इनोवेशन किया था। ये लोग गोल्ड का भी यूज़ करते थे, सिल्वर का भी, और फैंस पोर्टरी का भी यूज़ करते थे। ये एक तरीके की पोर्टरी होती थी जिसमें जिसमें सेरामिक्स जो है उन्हें बनाया जाता था क्रश्ड क्वार्ट्ज और कोटेड ग्लेज से। और टूल्स होते थे जो टूल्स थे वहाँ पे वो एक्सेस थे, कुड़ाली थी, ड्रिल्स थी, फिर सूक्ष्म मिले हमें, चिजल्स मिले हैं। बट हाँ ये चीज़ याद रखना कि ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, तो हमें यहाँ पे कोई भी आयरन का टूल या कोई भी आयरन के एविडेंस नहीं मिले हैं। देन कॉटन टेक्सटाइल, ये कॉटन कपास की खेती करना जान गए थे, तो इसलिए कपास का जो प्रोडक्शन होता था वो मोहनजोदाड़ो में होता था। स्टोन ड्रिल्स, ये एक टेक्निक या फिर एक काइंड ऑफ टूल होता था जो हाई स्पीड प्रिसीजन के लिए यूज़ किया जाता था। और लोथल जो था वो बीड मेकिंग प्रोडक्शन का लीड लीडिंग सिटी थी और बीड क्रिएशन के लिए। और जो क्राफ्ट थे यहाँ पे वो बीड मेकिंग, चनू द्वारा में बीड मेकिंग होती थी सेल कटिंग के द्वारा, और आइवरी वर्किंग भी करी जाती थी। अब सेल कटिंग क्या होता है, इसके द्वारा ये ऐसी टेक्निक होती थी जिससे जो बैंगल्स जो बैंगल्स वगैरह हैं उनको बनाया जाता था। और जो आइवरी वर्किंग होती थी आइवरी एक मटेरियल होता था जिससे कॉम्स पिंस और गेम के पीसीस जो थे वो बनाए जाते थे एक्चुअली। और जो पोट्री हमें देखने को मिलती है रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री देखने को मिलती है, और व्हील मेड देखने को मिलते हैं हमें, पेंटेड एंड ज्योमेट्रिक पेंटेड विद ज्योमेट्रिक एंड नेचुरल मोटिव, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो लोग थे वो इन्हें बनाने के लिए लास्ट वैक्स टेक्नोलॉजी का भी यूज करते थे। अब आगे देख लेते हैं इसके एक शब्द स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स और मेटलर्जी को। पहले देख लेते हैं स्टोन स्कल्पचर्स। हमें सबसे जो एविडेंस मिले हुए हैं इनके स्कल्पचर्स के उनमें से दो जो सबसे प्रोमिनेंट हैं वो हैं बियर्डेड मैन। ये एक हाई प्रीस्टिस फिगर इसको माना जाता है, अज्यूम किया जाता सकता है कि कोई शहर का बहुत बड़ा इलाइट या फिर कोई पुजारी रहा होगा, मोहनजोदाड़ो में मिला है ये। दूसरा हमें मेल टॉर्सो देखने को मिलती है, ये एक इंसान की पूरी टॉर्सो एक बॉडी है, का पूरा ऊपर का पार्ट है जिसे रेड स्टोन से बनाया गया है। बियर्डेड मैन को स्टेटाइट मटेरियल से बनाया गया था, ये हड़प्पा में देखने को मिलता है। और जो इसके आर्म्स और जो हेड्स हैं वो सेपरेटली क्राफ्टेड थे। और यहाँ पे जो सॉकेट जैसी फिटिंग है इसमें शायद ये इसके आर्म्स को फिट करने के लिए था। देन टेराकोटा फिगरीन इसकी देख लेते हैं, जिसमें हमें मदर गॉडेस फिगरीन देखने को मिलती है जिसको फर्टिलिटी कल्ट भी माना जाता है। व्हील्ड कार्ट देखने को मिलती है जो कि ये रहा, जो कि बच्चों के प्रोबेबली खिलौने हुआ करते थे। एनिमल्स और मूवेबल सेट देखने को मिलते हैं जो कि ये रहे। देन हमें एनिमल्स मोटिव भी देखने को मिलते हैं जैसे बुल, टाइगर, एलिफेंट, इन सब की भी अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फीमेल डिटीज हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और जो मेटल से बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें हमें देखने को मिलती है ये डांसिंग नेकेड डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल देखने को मिलती है।
जो कि एक ट्राइबल फिगर है, जिसे मोहनजोदाड़ो से जो मिली है और जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स का यूज करके बनाया गया था। और इसके अलावा हमें मेटलर्जी में मेटल्स के जो स्कल्पचर हैं उनमें देखने को हमें ब्रॉन्ज बुल देखने को मिलता है, बफेलो मिलती है। और उसी के साथ जो ये भी हैं जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाए गए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा ये होती क्या है पहले। इस टेक्निक में जो है ना, पहले एक जो था मोम का या वैक्स का एक मॉडल बनाया जाता था। फिर उसे जो मिट्टी या फिर किसी अलग मटेरियल से पूरा का पूरा कवर कर देते थे। फिर उसे हीट करके जो मोम था उसे पिघलाकर निकाल देते थे। जिसके बाद जो था एक खोखला सांचा बनता था। मोम निकल जाने के बाद जो मटेरियल बचता था मिट्टी का, उसका खोखला सांचा बचता था। और उसी सांचे में जो है जो हमारी पिघली हुई जो मटेरियल था किसी भी तरीके का जो हमें डालना होता था, या वो ब्रॉन्ज हो या कुछ भी हो, उसे डालकर जमाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद जो था, ये जो हमें देखने को मिलते हैं इतने ये वेल क्राफ्टेड डिजाइन, ये डांसिंग गर्ल का और बाकी सारे ये बन जाते थे। तो इन शॉर्ट, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, प्रेसिजन स्टोल ड्रिल्स, वीड मेकिंग, कॉटन टेक्सटाइल, ये सब बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नॉर्मल चीज थी और वो कितने ही उन्नत थे उस समय में इन चीज को नॉर्मली बनाने के लिए। अब आइए देखते हैं थोड़ा इसकी सोसाइटी एंड पॉलिटी के बारे में। यहाँ पे कोई एविडेंस हमें मोनार्की का नहीं देखने को मिलता है। नॉन सेंट्रलाइज्ड रूल देखने को मिलता है हमें बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी लैक करती है बेसिकली। और जो मोनार्की नहीं देखने को हमें मिलती है मेनली, जो पॉसिबली इन्हें मर्चेंट्स या फिर प्रीस्टली काउंसिल इन्हीं ने हेड किया था इन सारे शहरों को, तभी ये इतने शांत थे और ना कि किसी वॉरफेयर में एंगेज मिले हमें। और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था वो विजुअल था हाउसिंग पैटर्न्स के द्वारा। कई इलाइट्स के जो हाउसेज होते थे, जो स्टाइल में होते थे, वो काफ़ी अच्छे होते थे। नॉर्मल पीपल्स के हाउस छोटे होते थे, कुछ के सिर्फ सिंगल स्टोरी हाउसेज होते थे। कोई यहाँ पे हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी ये। जो इलाइट्स थे वो ग्रेनरीज को कंट्रोल करते थे, ग्रेनरी रिचुअल्स और ट्रेड को कंट्रोल करते थे। जो नॉर्मल पीपल थे वो सिर्फ ट्रेड कर सकते थे और एक पीसफुल लाइफ जी सकते थे। और यहाँ पे कभी कोई वॉर का या फिर किसी वेपन का हमें एविडेंस नहीं मिलता, और ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी का। आर्मी का तो कुल मिला के जो ये सभ्यता थी शांत थी, कोई बड़ा आर्मी या वेपन एविडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता नहीं। शायद यहाँ का जो गवर्नेंस जो था वो एक मर्चेंट ओलैरिकी या प्रीस्टली काउंसिल के हाथ में ही था कुल मिला के टोटल। अब यहाँ का रिलीजन और बिलीफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ में कोई यहाँ का मेन रिलीजन नहीं था, बट यहाँ के जो एविडेंस हमें मिलते हैं उसके हिसाब से जो यहाँ पे मदर गॉडेस की जो थी, फर्टिलिटी की देवी जिन्हें माना जाता है, उनको मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। हमें एक पशुपति शील मिलती है जो कि फोटो सेवा से रिजेंबल करती है हमारे। हालांकि यहाँ पे कोई हमें टेम्पल्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट फायर अल्टर्स हमें मिलते हैं कालीबंगन में देखने को। एनिमल वर्शिप के हमें यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न, एलिफेंट और कई सारे एनिमल्स के हमें मोटिव्स, सील्स पे प्रिंट और बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती। हाँ, यहाँ हमें बुरियल बुरियल प्रैक्टिस यानी कि कब्रों में दफनाने की जो प्रथा है वो जरूर देखने को मिलती है। इसके भी टाइप थे, कंप्लीट, फ्रैक्शनल एंड पोस्ट क्रीमेशन टाइप्स। तीन तरीके के टाइप्स के हमें बुरियल बुरियल प्रैक्टिस देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर थे उनमें से मोस्ट पॉपुलर वन जो वो हैं जिनमें नॉर्थ से साउथ बॉडी की अलाइनमेंट की जाती थी उन्हें दफनाने के बाद। यूज ऑफ ग्रेव गुड्स, मौत के साथ जो सामान रखा जाता था उसका यूज देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। हड़प्पा एक ओनली इकलौती ऐसी साइड है जिसमें कॉफिन विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये वो पशुपति शील है जो कि प्रोटो सेवा से मैच करती है। इसमें आप देख सकते हैं एक इंसान या फिर जो भी एक डिवाइन पावर है वो एक यौगिक मुद्रा में बैठी हुई है, इसके पास में शेर, हाथी, बैल, हिरन
ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं और इसी वजह से इसे पशुपतिनाथ झील भी कहा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे टेम्पल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का इन सब चीज़ों से पता चलता है कि एक फेथ था। मदर गॉडेस वर्शिप, पशुपति सील और फायर अल्टर सब एक स्पिरिचुअल लाइफ का पार्ट थे और बताते हैं कि हाँ, यहाँ के पीपल एक फेथ में जरूर बिलीव करते थे। देन आइए अब देख लेते हैं इसकी डिफरेंट सील्स के बारे में। यहाँ की जो इनकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड है, किसी ने इसको अभी तक डिसाइफर कर नहीं पाया है। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है इनकी। इसमें जो है 400 से भी ज़्यादा साइन देखने को अराउंड देखने को मिलते हैं। और जो इसको है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी कि जैसे हम अभी कुछ भी चीज़ लिखते हैं जैसे स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इस तरीके की इनकी स्क्रिप्ट थी, जिसे कभी कभार बोस्टोफिडन भी कहा जाता है। और ये जो हमें देखने को मिली है वो सील्स पे देखने को मिली है, पॉटरी पे देखने को मिली है, टैबलेट्स पे देखने को मिली है। और लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिला है वो 10 साइंस का है, जो कि धोलावीरा में हमें देखने को मिलता है। जो फेमस सील है इसकी वो यूनिकॉर्न सील है, पशुपति सील है और शिप सील है, जिसपे एक शिप बना हुआ है, वो लोथल में हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे वह कुछ मिलने वाले वेट एंड मेजरमेंट जिसके साथ जिसे यूज करके ये ट्रेड करते थे उसे देख लेते हैं। यहाँ पे बाइनरी और डेसिमल टाइप के जो थे वो सिस्टम देखने को मिलते थे और ये मीजर्ड होते थे। एक्चुअली रेक्टेंगुलर टाइप और स्क्वायर टाइप्स के होते थे और ये वेटेड होते थे। जैसे कि हमारे आजकल के सिस्टम चलते हैं कि 1 किलो का जो हमारा वो मीजरिंग सिस्टम होता है जो लोहे से बना हुआ होता है, जिसको हिंदी में वाट कहते हैं, उसको उसी की तरह ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप जो सिस्टम मीजरिंग यूनिट्स होते थे उन्हें यूज करते थे और ये बेसिकली मल्टीपल ऑफ 16 में होती थी। इसको ये शर्ट चर्ट मटेरियल से बनाते थे, चर्ट्स की बने हुए होते थे, क्यूबिकल शेप्स के होते थे। और ये जो ये है कि ये सिर्फ एक शहर में देखने को नहीं मिलते हैं, ये वेट्स एंड मेजरमेंट्स ये सारे सिटीज में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा हुआ, चलोथल हुआ, चनहू दारो हुआ, ये हर सिटीज में देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेट करता है एक सेंट्रल रेगुलेशन को। ये जो भी जो इन्हें गवर्न कर रहा था इन सिटीज को, उन्होंने सारी सिटीज में ये जो था रेगुलेट करवा रखा था कि यही सिस्टम है और यही सिस्टम चलेगा चीजों को मेजरमेंट करने के लिए। और जो हमें लोथल में है वो आइवरी स्केल भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें डिविजन्स होती थी 1.7 मिलीमीटर की। आप देख रहे हैं कितनी सोफेस्टिकेटेड, कितनी माइन्यूट डिटेल्स तक की इन्होंने मेजरमेंट कर रखी थी। चलिए अब देख लेते हैं इसका डिक्लाइन, क्योंकि इवेंचुअली कोई पीपल, कोई रिलेशनशिप या कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, अंत में उसका डिक्लाइन होना नेसेसरी होता है या फिर वो हो ही जाता है इवेंचुअली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा हूँ। देन बैक कम बैक टू द टॉपिक। इसके डिक्लाइन में जो कुछ फैक्टर्स थे वो हम देख लेते हैं। अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बताए गए हैं, बट आज भी वो मिस्टीरियस है कि इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, इसलिए हुआ, किस लिए नहीं हुआ। तो देन देख लेते हैं। पहला जो फैक्टर बताया जाता है वो क्लाइमेट चेंज था। मानसून जो था वो रिड्यूस हो गया था। जो नदियां थी, जो मेनली सरस्वती रिवर थी, वो सूख गई थी। इस वजह से जो था खेती जो थी वो हो नहीं पा रही थी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ। रिवर शिफ्ट और फ्लड्स की वजह से चेंज हो गया था इंडस के कोर्स में। इंडस का कोर्स कहीं और की तरफ निकल गया था या चेंज हो गया था, या कुछ भी बांध वगैरह के एविडेंस तो हमें नहीं मिलते, बट इन केस। और जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है फ्लड्स का, जो 7 लेयर्स की फ्लड्स हमें देखने को मिलती है मोहनजोदारो में, एक के बाद एक 7 बार फ्लड्स आई थी मोहनजोदारो में, ये हमें देखने को मिलता है। सोर्स डिप्लीशन हो गया था, एज यू नो, एग्रीकल्चर कम हो गया था, या फिर ओवर कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन और सॉइल एग्जॉस्टेशन की वजह से, ओवर एग्रीकल्चर की वजह से जो था रिसोर्स डिप्लीट होना चालू हो गए थे। ट्रेड जो था मेसोपोटामिया के साथ पहले की जैसा नहीं रहा था, डिक्लाइन हो गया था। ट्रेड रूट्स खत्म हो चुके थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ब्रेकडाउन हो चुका था। कोलैप्स हो गया था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, रूरलाइजेशन बिगन हो चुकी थी। इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ गए थे। इन्वेजन माइग्रेशन एक थ्योरी भी है जो कि
पॉसिबली आर्यन इन्फ्लक्स को डिटरमाइन करती है कि आर्यन जो थे उन्होंने इन पे अटैक किया था और इन्हें मार के टेक ओवर किया था। बट ऐसा कोई साइन देखने को मिलता नहीं है एक्सटर्नल इन्वेजन का, सिवाय एक के सिवाय एक के जिसमें कुछ स्केलेटन्स जो हैं वो मिले, ये हमें देखने को मिलता है। देन डिसीज का भी एक फैक्टर बताया जाता है कि कोई एपिडेमिक बैकग्राउंड हो चुका हो गया हो शायद, क्योंकि जब सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी खत्म हो गई तो ड्रेनेज सिस्टम जो वगैरह था वो सब समाप्त हो गया था, तो हाइजीन की जो थी वो काफ़ी कमी आई होगी, प्योर सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से कोई एपिडेमिक ब्रेकडाउन हो गया। बट ये बहुत ही लेसर थ्योरी है। और इसी के साथ जो है लेट हड़प्पा पीरियड जो है वो हमारा ट्रांजिशन लेता है वैदिक पीरियड पे, जहाँ पे हमें पीजीडब्ल्यू कल्चर्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स जो कि एग्जाम्स के लिए हमारी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। तो सबसे पहली साइट है हमारी हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे थी। पहली साइट थी 1921 में डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे हमें ग्रेनरीज, कॉफिन वोरियल्स और नॉन एग्रीलाइट पॉपुलेशन का जो हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड हमारी मोहनजोदारो, इसमें हमें ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, प्रीस्ट स्टेचू, डांसिंग गर्ल का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इसमें 7 बार फ्लड आई थी। यहाँ पे हमें रीबिल्डिंग लेयर्स देखने को मिलती है कि जैसे ही एक बार फ्लड आई फिर उन्होंने दोबारा मोहनजोदाड़ो बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, तो रीबिल्डिंग लेयर्स भी हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पे स्पिल्डल वॉल्स भी मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग सिलाई, बुनाई, कढ़ाई में भी माहिर थे। देन हमें देखने को मिलता है कालीबंगन सैंड, जो कि घाघर नदी के किनारे थी। यहाँ पे हमें फायर एल्चर्स, हल, लॉग्ड फील्ड्स, हल देखने को मिलते हैं लकड़ी के और लोहे के, नहीं सॉरी लोहे के नहीं, लकड़ी के। सिटी जो थी वो 3 लेवल में डिवाइड थी, अपर, मिडल एंड लोअर में। यहाँ पे कोमल कैमल की बोन्स, ऊँट की जो हड्डियां, उनके अवशेष भी मिलते हैं। ब्लैक बेंगल्स भी हमें यहाँ पे तो मिलते हैं काली बंगल में। देन नेक्स्ट वन इज लोथल, जो कि गल्फ ऑफ पम्बे के किनारे थी। पे हमें डॉकयार्ड्स देखने को मिलते हैं, अर्ली कंपस देखने को मिलते हैं, वीड फैक्ट्री थी यहाँ पे, वीड मेकिंग का ये प्रोडक्शन हब था। यहाँ पे राइस के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, और हॉर्स के कुछ एविडेंस हमें बोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, हालांकि वो क्लियर नहीं कहा जा सकता। देन नेक्स्ट वन इज सुरकोताड़ा, जो कि गुजरात में है। ओनली साइड, ये इकलौती ऐसी साइड थी जिसपे डिस्प्यूटेड हॉर्स बोन्स मिलते हैं। और फोर्टिफिकेशन और सिटाडेल के एविडेंस मिलते हैं। देन चन्हू दारू सिंध में, यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था, ये इकलौती ऐसी साइड थी जो सिटाडेल जिसमें नहीं था। बीड मेकिंग का एविडेंस मिलता है यहाँ पे, इंकपॉट का, डॉग और कैट के फुटप्रिंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन सुत्का गेंदौर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कोस्ट के पास, यहाँ पे स्टोन वॉल्ड पोर्ट सिटी देखने को मिलती है। ये कॉलोनी थी मेनली आईवीसी की ट्रेड के लिए, लेपिस लूजली की ट्रेड के लिए। देन हमें राखी गढ़ी देखने को मिलती है, जो कि घग्गर नदी के पास थी, लार्जेस्ट साइट है अब तक की। जो अभी डीएनए स्टडीज में डीएनए मिले हैं अभी की रिसर्च स्टडी में, वो ये चीज़ को पुख्ता करते हैं कि जो आईवीसी के पीपल थे वो इंडियन ओरिजिन के ही थे, ना कि कोई बाहर के थे। रिच ब्यूरल्स देखने को मिलते हैं, कुछ रिच बुरियल्स प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं, मल्टीपल माउंट्स देखने को मिलते हैं जो शुर्तिगई अफगानिस्तान में। यहाँ पे हमें लेपिज लूजली की माइनिंग देखने को मिलती है, हड़प्पा की आउटपोस्ट थी ट्रेड के लिए सेंट्रल एशिया के साथ। तो इसी के साथ ये जो हमारी साइट थी वो भी देख लिया। अब आइए कुछ देख लेते हैं इसकी साइट, जो मैप पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हम मैप पे देख लेते हैं। जैसे कि ये रही हमारी हड़प्पा रावी नदी के किनारे, देन मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के नदी के किनारे, देन अफगानिस्तान का केंदोर, ये हमारी जो थी कॉलोनी थी ट्रेड के लिए। देन शर्तोगई लेफ्ट लूजली के लिए, ये हमारे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करती थी। देन ताकीगढ़ी लार्जेस्ट साइड इंडिजीनियस ओरिजन डीएनए। देन डोलावीरा, लोथल डॉकयार्ड ऑफ आईवीसी। देन सुरकतुटाडा गुजरात में। देन
कालीबंगन, पायरेल्टर्स, बेंगल्स एंड देन मंडा हमारी नॉर्दर्न मोस्ट साइड, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आलमगीर ईस्टर्न मोस्ट, और यहाँ पे एक और दैमाबाद ईस्टर्न मोस्ट। और यहाँ पे जो कुछ कल्चर हमें देखने को मिलते हैं जब इसके डिक्लाइन के बाद, आईबीसी के डिक्लाइन के बाद जो मूवमेंट हुई थी ईस्टवर्ड गंगा यमुना दोआब की तरफ, और वहीं पे जो कल्चर हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ कल्चर हमें देखने को मिलते हैं छोटे मोटे, बस। देन उसके बाद हमारा जो था वैदिक एज की जो है वो स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो शायद हमसे भी ज्यादा प्लान थी, लोगों ने जहाँ लोगों ने शहर बसाए, ट्रेड किया, आर्ट बनाई, लेकिन जो एक दिन मिट्टी के नीचे छुप गई। सबके साथ होता है एक दिन, सबको ही उसी के मिट्टी के ही नीचे छुपना है। हिस्ट्री हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक वार्निंग भी देती है कि सिविलाइजेशन गिरती हैं लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। तो इसी के साथ हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 4,500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, वो हमें ये बताती है कि हमारी ज़मीन की दुनिया के सबसे हमारी जो ज़मीन है इंडिया, उसमें एक दुनिया की सबसे एडवांस सिटी थी, उसका जन्म हुआ था। लेकिन हम आज भी उस सिटी के आसपास या उसकी प्लानिंग जो है, उसका आर्किटेक्ट उसके आसपास भी पहुंच नहीं पा रहे। तो वेयर वी आर लैकिंग, और हमें उस आईवीसी से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।